हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस की कंप्लीट रोड मैप को जानेंगे। हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को ऑप्शनल रखना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी होंगी और टॉपिक के अंदर हर एक सब टॉपिक को जानेंगे, जिससे हम खुद से एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना सकेंगे। प्रोजेक्ट के एक एक एल्गोरिदम को हम खुद से लिखेंगे। डेटा साइंस के इंटरव्यू में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आज सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा साइंस की डिमांड इंडस्ट्री में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से इट्स अ वेरी हाई पेइंग जॉब, सो द पीपल हु आर डूइंग जॉब इन द अदर सेक्टर्स एंड वांटेड टू चेंज देयर करियर, देन डेटा साइंस इज़ अ गुड टू गो। सो गाइज, डेटा साइंस में 4 पिलर होते हैं जिसके हेल्प से हम एक कंप्लीट रियल टाइम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है हमारा मैथ्स, और जिसको हम स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं। जो हमारा थर्ड होता है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो मशीन लर्निंग का पार्ट है, कि हम कैसे एल्गोरिदम बना रहे हैं। और लास्ट जो होता है वो हमारा डिप्लॉयमेंट का पार्ट होता है। तो गाइज, कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इन 4 चीज़ का यूज़ होगा ही होगा। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कौन सा लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स मतलब हम लोग कौन सा मीन मीडियन मोड, कैसे हम लोग डेटा को एनालाइज वगैरह करेंगे। मशीन लर्निंग का मतलब है कि कौन सा हम लोग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। और जब हमारा प्रोजेक्ट बन गया तो उसको यूज़र को दिखाने के लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, जो एज्योर और AWS का यूज़ किया जाता है। तो गाइज, अब एक एक करके हम हर एक चारों टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे, इसमें कौन सा सब टॉपिक हमें जानना चाहिए। क्योंकि गाइज, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अपने में खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कौन सा पार्ट हमें जानना है, कौन सा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ वगैरह में कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा कौन सा एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये सब हमें आगे जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो गाइस, लैंग्वेज, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इधर आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर यू कैन यूज पाइथन और दूसरा आता है आर लैंग्वेज। अब जो मेरा पाइथन है, इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक। ये हमारा एनवायरनमेंट है कि किस में हम लोग कोड कर रहे हैं, तो ये हमें जुपिटर नोटबुक पे हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है जुपिटर नोटबुक को। और आर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें आर स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गाइज़, हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर आप पाइथन में करो या आर में करो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही आना चाहिए। तो आज के टाइम में पाइथन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो और पाइथन के लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ईजी हो गए हैं, तो इसलिए आज के टाइम में सब कोई पाइथन ही यूज़ कर रहा है। तो हम भी आज के वीडियो में हम लोग पाइथन के बारे में ही जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हमें जानना है पाइथन्स में, कि कौन कौन से पाइथन में कौन सा पार्ट हमें आना चाहिए, उसके लाइब्रेरीज कौन कौन से हमें जानना है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो गाइज, लेट्स कम टू पाइथन। अब पाइथन में हमें क्या क्या आना चाहिए।
तो सबसे पहला पाइथन। पाइथन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा सबसे बेसिक हमारा बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ऑफ पाइथन। कि जब हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, क्या क्या हम यूज़ करते हैं, मतलब कैसे हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब एकदम बेसिक होना चाहिए उसमें। और एक बात, एक इम्पॉर्टेंट गाइज, बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमने आज के टाइम में, इससे पहले आज तक कभी कोई कोड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर हम इस डेटा साइंस की इंडस्ट्री में हम घुस सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, आप एकदम आ सकते हैं, क्योंकि पाइथन जो है एक बेसिक लैंग्वेज है, आप इसको बहुत ईजिली सीख सकते हैं। ये जावा और C++ की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। और इसमें सब, और एक और लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या हम इसमें, क्या पाइथन मतलब क्या डेटा साइंस में हम में डेटा स्ट्रक्चर DSA का रोल प्ले करता है? तो बोलेंगे नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का ज़्यादा रोल नहीं है। तो हमें जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होना है, हमें बेसिक्स आनी चाहिए। अब उस बेसिक्स में क्या क्या हो सकता है? तो उस बेसिक्स में आता है हमारा सिंटैक्स, क्या क्या सिंटैक्स वगैरह यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है। फिर उसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब आता है इफ एल्स, कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एक्सेट्रा। स्विचिंग स्टेटमेंट, और तुम्हारा स्विच है, ये सब बहुत बेसिक है, तो ये सब हम लोग जानेंगे कैसे, क्या क्या ये सब आना चाहिए हमें। दूसरा आता है, फिर हमें लूप्स वगैरह आना चाहिए। लूप्स क्या क्या होता है, ये सब बहुत कॉमन, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब आप एक बार में इसको सीख सकते हो। तो लूप्स में वगैरह में आप लोग जानते हो कि फॉर लूप होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइस। फिर आता है, इम्पोर्टेंट आता है हमारा स्ट्रिंग आना चाहिए, लिस्ट, टपल्स, ये सब एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक है गाइज, ठीक है। तो ये सब जो पाइथन में, जब हम आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, टपल्स कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है। फिर हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज, कि फंक्शन कैसे बना रहे हैं, और यूज़र से इनपुट कैसे ले रहे हैं। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हमारा बेसिक्स ऑफ पाइथन है, मतलब कोई भी हम लोग जो बेसिक कोड कर रहे हैं, तब हम लोग ये स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, हाँ एक डिक्शनरी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है, कैसे बनाते हैं। ये सब डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है, तो ये सब एक पार्ट है जो हमें आना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, नाउ गाइस, पाइथन का फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और आता है, जो होता है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट। सेकंड, जो हमारा ऊप्स, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग को क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या है, उसके कितने ऊप्स के कितने कितने टाइप्स आते हैं, वो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पाइथन में और हमारे डेटा साइंस में जो इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है हमारा पाइथन के लाइब्रेरीज़ के बारे में जानना। पाइथन में बहुत अलग अलग और बहुत वैराइटीज़ की लाइब्रेरीज़ होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। पाइथन लाइब्रेरीज़,
इस पाइथन लाइब्रेरीज में सबसे पहला हमें आना चाहिए पैंडास। आप लोग इस टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक का एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पैंडास यूज़ होता है। सेकंड आता है हमारा नमपाई। उसके बाद आना चाहिए हमें मैटप्लॉटलिब। सीबॉर्न, और हमारा प्लॉटली। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, ये सब एक विजुअलाइजेशन टूल होता है। विजुअलाइजेशन टूल मतलब कहने का मतलब कि आप जैसे कोई भी डेटा आपको मिला तो आप उसमें कैसे ग्राफ बना रहे हैं, कैसे आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कि किस तरीके, कोई भी विजुअल देखने के लिए होता है। जैसे ग्राफ है, उसका बॉक्स प्लॉट होगा, फिर आप उसका ग्राफ कैसा बना है, उसका पाई चार्ट वगैरह बनाने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली वगैरह का यूज़ करते हैं। पैंडास और नमपाई पैंडास हमारा डेटा फ्रेम बनाने के लिए होता है, और नमपाई हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें जितने भी हम लोग ने पार्ट्स देखे पाइथन में, तो पाइथन लाइब्रेरीज हो गया, ऊप्स हो गया, और ये जो बेसिक्स है, अगर आपने इतना पाइथन में कर रखा है तो आप प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं पाइथन वगैरह में। नाउ गाइज, जो हमारा सेकंड पार्ट आया, अब हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड आता है हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ये दोनों में हम लोग कौन कौन सा चीज़ पढ़ेंगे ये आगे देखते हैं। अब हमारा जो डिस्क्रिप्टिव है पहला, इस डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए मीन मीडियन मोड। ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा, मीन मीडियन मोड। फिर उसके बाद आपको वेरिएंस पता होने चाहिए क्या होते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। डेविएशन आपका वेरिएंस हो गया, फिर कोवेरिएंस, वेरिएंस, कोरिलेशन, एक्सेट्रा। फिर गाइज आपको और आनी चाहिए ग्राफ के बारे में। आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। ग्राफ में आपका जैसे पाई चार्ट होता है, आपको पाई चार्ट व्यू देखना आना चाहिए, आपको हिस्टोग्राम्स आना चाहिए,
फिर आपके बॉक्स प्लॉट, ये सब गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटाज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटाज में कौन से आपको टॉपिक्स आने चाहिए, तो इस वाले में आपको जैसे इस टॉपिक में आपको जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फ्रीक्वेंसी फंक्शन, फिर आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये सब के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। ये सब एक टॉपिक है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। जैसे कभी इंटरव्यू में पूछ दिया कि डेंसिटी फंक्शन कैसे होता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डेटा जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सब जो पार्ट है, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फिर हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और भी डिफरेंट बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब गाइज आप अपने इस सब को नोट कर लें, ताकि ये सारे टॉपिक कवर्ड हो जाएं आपके, ताकि आप कहीं और से भी पढ़ें तो ये सब टॉपिक करके जाएं, कभी भी इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम हो तब भी। डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट होता है आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और आपका जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, ये इतने जो टॉपिक हमने अभी तक में किए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब आता है हमारा इन्फेरेंशियल में। तो गाइज अब हम आते हैं इन्फेरेंशियल में, सेकेंड पार्ट, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इस इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमें पता है कि इसमें हमें एक ही चीज़ जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो करनी है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो सबसे पहले पी वैल्यू, फिर आता है हमारा जेड टेस्ट, ये सब पार्ट हमें आनी चाहिए। फिर आपका टी टेस्ट भी आपको आना चाहिए कि ये सब कैसे, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका एनोवा जिसको हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। तो ये सब पार्ट हमें आना चाहिए गाइस। तो ये हमारा इतना टॉपिक जो था हमारा, ये इस वाले पार्ट का था, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था। तो ये सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करता है डेटा साइंस में।
नाउ थर्ड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो है हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट। अब वो हम करेंगे। अब मशीन लर्निंग में बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं। अब कौन से पार्ट को हमें करना चाहिए, कौन सा एल्गोरिदम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जानेंगे हम लोग। अब आता है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अब मशीन लर्निंग हमारा एक ऐसा टॉपिक है गाइस, जिसको करने के लिए हमें सबसे पहले मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो हम अपने डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं। तो डेटा पे अप्लाई करने के लिए हमें डेटा क्लीनिंग भी करनी होती है। तो मशीन लर्निंग से पहले हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग हो गया, जिसमें हम लोग दो काम करते हैं। एक पहला होता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जैसे कभी भी हमें डेटा मिलता है तो हमें डेटा हमेशा एकदम क्लीन फॉर्म में नहीं मिलता है। कभी क्या होता है, डेटा हमेशा में कभी नल वैल्यूज़ होते हैं, कभी कुछ रैंडम वेरिएबल्स या कुछ भी अजीब से वैल्यू होते हैं जिसको हमें हटाना होता है, ताकि हम लोग ताकि जब हम लोग मशीन को जब हम लोग ट्रेन करने जाएं तब हमें डेटा में डिस्क्रिपेंसीज ना दिखाई दे। तो इसलिए हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में क्या काम करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी मिसिंग वैल्यू हटाते हैं, हम लोग कोई भी कैरेक्टर वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो ये सब फीचर इंजीनियरिंग का काम होता है। और सेकंड काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग EDA करेंगे। EDA का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसको हम लोग EDA कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हमें अपने डेटा से कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है टेम्परेचर का, ठीक है। अब उस टेम्परेचर के डेटा से हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब हमारे कौन कौन से फीचर्स होंगे, जैसे लाइक उसमें टेम्परेचर दिया रहेगा, उसमें रेनफॉल दिया रहेगा, ह्यूमिडिटी दिया रहेगा। तो अब हम उसका ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इस एरिया में कम है। तो इसी पार्ट को हम लोग EDA कहते हैं, ठीक है गाइस। अब ये जब हमने फीचर इंजीनियरिंग और EDA अपने डेटा में जब हमने लगा दिया, इसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करेंगे। अब मशीन लर्निंग में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो आता है रिग्रेशन। क्या होता है गाइस, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में कौन कौन सा आना चाहिए हमें, तो पहला आना चाहिए हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम तो सिंपल रिग्रेशन भी कह सकते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। दूसरा आना चाहिए हमें मल्टीपल रिग्रेशन। अब ये जितने भी मतलब मैंने अभी तक आपको बताया, जो स्टैटिस्टिक्स है और मशीन लर्निंग, ये सबका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों हमें आना चाहिए, ताकि तभी हम लोग एक खुद से एक लॉजिकल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग ये है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन। चौथा आता है हमारा रिज, दूसरा आता है हमारा रिज लैसो रिग्रेशन भी हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग L1 और L2 रिग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है गाइस। फिर ये एक एल्गोरिदम हो गया, रिग्रेशन जब हम कर लिए। दूसरा आता है हमें आना चाहिए डिसीजन ट्री। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री। फिर हमें थर्ड SVM, जिसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं। सपोर्ट
वेक्टर मशीन ये कहते हैं। ये एल्गोरिदम हमें आना चाहिए। मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, बहुत फेमस एल्गोरिदम है। फिर हमें आना चाहिए रैंडम फॉरेस्ट। जब हम डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं तो उसी के बाद रैंडम फॉरेस्ट आता है। फिर उसके बाद KNN, जिसको हम लोग के नियरेस्ट नेबर कहते हैं। नियरेस्ट नेबर कहते हैं, ये हमें आना चाहिए। के नियरेस्ट नेबर कर लिया। उसके बाद हमें एक एल्गोरिदम और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा छठा एल्गोरिदम है, के-मीन क्लस्टरिंग। के-मीन क्लस्टरिंग। तो गाइस, जो मैं अपकमिंग वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें रैंडम फॉरेस्ट जितने भी एल्गोरिदम है उसका प्रैक्टिकल और उसमें थ्योरेटिकल, मतलब जितने भी, मतलब कैसे ये एल्गोरिदम काम करता है उस सब के बारे में मैं बताऊंगा। इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो पार्ट थे ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे एडा बूस्टिंग, ये एक्जी बूस्टिंग, फिर DB स्कैन। तो ये सब भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इतने हमें आने चाहिए। ठीक है गाइज। फिर इसके बाद आता है ये मशीन लर्निंग में ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है डीप लर्निंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि मशीन लर्निंग तो हो गया, ये डीप लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना, कि दोनों में हम डेटा दे के मशीन को ट्रेन करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि मशीन लर्निंग गाइस मैं बताता हूँ। तो मशीन लर्निंग में, जिसको ML, मशीन लर्निंग में हम लोग एल्गोरिदम देते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन देके। मतलब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल को मैथमेटिकल इक्वेशंस देते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं, समझे। और लेकिन यही बात डीप लर्निंग, जिसको DL कहते हैं, इसमें हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, मशीन को ट्रेन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। फॉर एग्जाम्पल हम मतलब जैसे हम लोग जिस तरीके इंसान लर्न कैसे करते हैं उसी तरह, मतलब लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब वी विल ट्रीट ह्यूमन मशीन्स एज अ ह्यूमन ब्रेन। समझे गाइस। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बस ये डिफरेंस होता है। मतलब मशीन लर्निंग में हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहे हैं और डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरॉन्स का मदद लेके हम लोग मतलब ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है वैसे हम लोग मशीन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके तरीके से हम लोग उसको लर्न करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अब डीप लर्निंग में हमें क्या क्या आना चाहिए ये जानेंगे हम लोग। डीप लर्निंग तो हमें डीप लर्निंग में सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क पता होना चाहिए। तो गाइस आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, बस नाम के हैं, बहुत आसान होता है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। न्यूरल नेटवर्क, दूसरा CNN, जिसको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का मैं अभी जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप इमेज को क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप मशीन को अलग अलग इमेजेस दे रहे। फॉर एग्जांपल मान के चलो बहुत सारा इमेज कैट का दे दिया और बहुत सारा इमेज डॉग का दे दिया। ठीक है, तो मशीन इमेज को देख के रिकॉग्नाइज करेगा, उसको लर्न करेगा कि कैट का इमेज कौन सा होता है, डॉग का इमेज कौन सा होता है। और फिर जब हम अननोन इमेज जब देंगे तो वो
प्रेडिक्ट करेगा कि वो कैट है कि डॉग है, तो उसी को हम लोग CNN कहते हैं। थर्ड हमें आना चाहिए, दैट इज़ NLP, जिसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। आजकल आप देख रहे हो गूगल मतलब टेक्स्ट कैसे रीड कर रहा है वगैरह, ये सारे NLP से हो रहा है, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर वगैरह, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सारे पार्ट हमें आने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ अब ये इस जितना भी आपने पढ़ा इससे आप एक रफ प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब आता है कि अब जब हम लोग इसको यूज़र के पास भेज रहे हैं तो यूज़र के पास एक इंटरफेस दिखना चाहिए, तो हमें एक इंटरफेस भी आना चाहिए बनाने। तो ये हमारा फोर्थ पिलर होगा, ठीक है। मान के चलो जैसे इंटरफेस, अब जैसे मान के चलो मैंने पूरा कोडिंग वोडिंग का पार्ट कर दिया, तो हमें इंटरफेस बनाना है। ये मान के चलो मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट था मेरे प्रोजेक्ट में, इनपुट मैंने दिया डेटा से, उसने मॉडल, मेरा जो ये मॉडल बना हुआ है, और ये आउटपुट प्रेडिक्ट करे, ठीक है। तो ये कहाँ दिखेगा, एक मान के चलो एक वेबसाइट होना चाहिए, या कुछ एक वेबसाइट जैसा बना होना चाहिए, या एप्लीकेशन कुछ बना होना चाहिए, तो मतलब एक इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो उस इंटरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हमें एक इंटरफेस बनाना आना चाहिए, तो ये फोर्थ पार्ट आ गया इंटरफेस। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जितना भी था ये अब तक में कंप्लीट हो गया, ये आता है दूसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट होगा इंटरफेस। तो इंटरफेस बनाने के लिए मतलब क्या है, मतलब हमें वेब API बनाना है। वेब API क्या होता है, कैसे हम लोग उस डेटा को डेटाबेस से डेटा फीड निकाल के अपने मॉडल में ट्रेन करेंगे, उसको वेब API कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ API जनरेट करके, ठीक है। इसके लिए हम लोग फ्लास्क या पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आता है लास्ट, तो ये सब पार्ट भी एक ऑप्शनल है, मतलब आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। फिर लेकिन कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मतलब ये इसके बिना इनकम्प्लीट होगा, मतलब ये कंप्लीट ऊपर तक में हम लोग एल्गोरिदम लगा के प्रोजेक्ट मतलब हमारा बन गया एक तरह से। अगर ऊपर का जितना भी 3 बनाए थे, ये जो है सिर्फ इंटरफेस बनाने के लिए, ठीक है गाइस। अब जब यहाँ तक जब मेरा इंटरफेस बन गया तो अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय का मतलब होता है कि मतलब एप्लीकेशन होगा कि वो कहीं से भी चल सके, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो डिप्लॉयमेंट का पार्ट के लिए हम लोग आइदर AWS सीखेंगे कि कैसे डिप्लॉय किया जाता है AWS पे, कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे हम लोग करेंगे किया जाता है। तो ये सारे पार्ट हम लोग करेंगे। So guys, these are the most important topics of data science course, और मैं आगे के हर एक वीडियोस में मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगा और हर एक टॉपिक को बहुत ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर सकें, ताकि ये आपके इंटरव्यू में और आप प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है गाइस कि ये सारे जितने टॉपिक है बस इतने ही आते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, मतलब अगर आप ये कर लेते हैं तो आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, मुझे डेटा साइंस का एक अच्छा खासा पार्ट आता है, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और कीप स्टडिंग। थैंक यू।